हंसराज जी यादव से आग्रह करता हूं कि वो आपके यहाँ आए और आपको बताएं महत्व के बारे में, जिससे कि आप भी इसको समझें। माननीय प्राचार्य जी, बुद्धिजीवी साथीगण और प्यारे विद्यार्थी, जो इसमें लिखा हुआ है आज सशस्त्र झंडा सेना झंडा दिवस हम मना रहे हैं, सबसे पता चलता है कि ये हमारी सेनाओं के लिए समर्पित दिवस है। तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के लिए इस दिन को 7 दिसंबर को इंगित किया गया है। ये 7 दिसंबर, इससे पहले 28 अगस्त 1949 को जब हमारा देश 1947 में आजाद हो, उसके बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री ने एक व्यवस्था करके तय किया कि हम प्रतिवर्ष हम एक दिन ऐसा निर्धारित करें जिस दिन हम तीनों सेनाओं के जो सशस्त्र जो कर्मी हैं, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, तीनों के कर्मियों को सम्मान देते हुए जो सुपर हीरो हैं उनको सम्मानित किया जाता है इस दिन। जो अच्छा कार्य करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं, उसके साथ साथ एक चिन्ह भी आवंटित किया जाता है प्रतीक चिन्ह के रूप में, जो बच्चों को वितरित किया जाता है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, देश में बांटे जाते हैं। इसका झंडा बांटा जाता है छोटी साइज में और उससे धन संग्रह किया जाता है। वो धन संग्रह इकट्ठा करके राष्ट्रीय कोष में जाता है, भारतीय रक्षा विभाग के कोष में जाता है, फंड में जाता है, और वो उन लोगों के लिए खर्च किया जाता है जो सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं, उन शहीद परिवारों के कल्याण के लिए, या वो जो विकलांग हो गए युद्ध के दौरान उनके कल्याण के लिए, और इसके साथ सेना को मजबूत करने के लिए कार्य किया जाता है, उसके लिए फंड जमा किया जाता है इसके माध्यम से। और इससे एक सबसे बड़ी बात यह है कि उस देश के नागरिकों को यह भी याद दिलाया जाता है कि हमारे देश के जो सैनिक हैं उन्हीं की बदौलत हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, और उन्हीं के कारण से हमारा देश उज्ज्वलित है और कहने का मतलब मजबूती के साथ विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। ये सब सेनाओं के कारण से है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दिवस को इसीलिए मनाया जाता है ताकि आपकी तरफ से तन मन धन से आप कितनी इस देश के प्रति समर्पित हैं, भाव है इस देश के लोगों का, इनको इस भाव को जगाए रखने के लिए, सेनाओं के प्रति समर्पण रखने के लिए, देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि लोग अपनी तरफ से यथासंभव जितना दान उनसे हो सके वो दान करें, और ये पैसा सारा का सारा पैसा जो है भारत सरकार का, जो रक्षा विभाग का, जो शहीद परिवार हैं, जो विकलांग हो गए, जो सेना में युद्ध लड़ते हुए, उन परिवारों के, उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को सहायता रुपए के प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से बात, इसमें मूलभूत बात यही है कि आप जितना आपसे सहयोग बनता है हम आपको प्रतीक चिन्ह देंगे, और उसके माध्यम से जितना आप लेना चाहें वो प्रतीक चिन्ह लेंगे, चिन्ह लेंगे इसके झंडे के, और वो एक लॉगिन आईडी होता है, प्रमाण पत्र भी होता है कि आपका देश के प्रति समर्पण है, एक भाव है, देश के प्रति विश्वास है। जैसा कि जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा देश के प्रति समर्पण, क्योंकि जापान के लोग उड़ते जागते सभी समय भारत देश के बारे में सोचते हैं, और हमें सिर्फ एक दिन दिया है कि इस दिन आप इस देश के प्रति कितना आपका भाव है, कितने आप इसके बारे में सोचते हैं। और ये पैसा सीधा भारत सरकार के, मैंने बताया, उसी कोष में जाता है, उन्हीं लोगों को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, और हर वर्ष मनाया जाता है। हर वर्ष 7 दिसंबर को डे निश्चित किया गया है, और हम मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे, क्योंकि यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमारे सैनिकों को भी विश्वास पैदा होता है कि हमारे देश के लोग हमारे प्रति ऐसा भाव रखते हैं। मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए, शॉर्ट एंड स्वीट प्रकाश डालें इसके महत्व के बारे में। को नमन। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बालक एवं बालिकाओं,
ये सशस्त्र सेना दिवस जो हम मनाते हैं, वैसे तो हमारे प्रोफेसर हंसराज जी ने आपको बताया कि कब, क्यों, कैसे, और मुद्दा भी सामने ऐसा है कि समय भी कम है, वरना इसके बारे में तो वो एक अथाह सागर है जिसका आदि है लेकिन बाल को अंत नहीं है। कि सेना को हम सुरक्षा के लिए मनोनीत करते हैं कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना। देखो, इस चीजों का जो बंटवारा हुआ वो हमारी साइंस के अकॉर्डिंग ही हुआ कि जैसे साइंस के अंदर 3 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं कि एक तो जल में होते हैं, एक थल में होते हैं, एक नभ में होते हैं। तो इस सेना को भी हमारे विज्ञान ने एक जंतुओं की श्रेणी ही दी है। जैसे जंतु जो नभ में उड़ते हैं वे भी किसी न किसी की सुरक्षा करते हैं, जो जल में रहते हैं वे भी किसी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो पृथ्वी पे रहते हैं वो भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बात आती है हमारे सशस्त्र सेना दिवस की। देखो बच्चों, सेना को जो हमारी आर्मी होती है इसको शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती है। ये आदिकाल से भी चला हुआ आ रहा है और आज भी चल रहा है। लेकिन पहले के समय में भी ये कहा जाता था कि शस्त्र को हमें तब उठाना चाहिए जब हमें किसी की रक्षा करनी हो, यानी सत्य कर्म के लिए हमें शस्त्र उठाना चाहिए। वो आज भी सेना के लिए वो चीज लागू है। सेना को शपथ दी जाती है कि जैसे एक कानून के अंदर हम कोई भी केस लड़ने जाते हैं तो जज ये कहता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वैसे ही मेरे प्यारे छात्रों, इस सेना दिवस के ऊपर एक सैनिक को जब उसको कंप्लीट रूप से वो तैयार हो जाता है और देश की सुरक्षा के लिए वो परिपक्व हो जाता है, तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है कि इन शस्त्रों का उपयोग हमें अच्छे कार्यों के लिए करना है, देश के परहित के लिए नहीं करना है। परहित आप सभी जानते हैं। तो यहां एक मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं कि अपने देश के अंदर सेनाओं के अंदर भी कुछ ऐसे घुसपैठिए घुस जाते हैं जो हमारी सेना को छीन करने लगते हैं। और बालकों, ये जो झंडा है इसकी महत्वता कम नहीं है। इसके नीचे से रंगों को हम गिनना शुरू करें तो सबसे नीचे रंग झंडे में कौन सा होता है? हरा होता है। और ऊपर से शुरू करते हैं तो कौन सा होता है? केसरिया होता है। अब तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि केसरिया रंग आया कहां से? ये केसरिया रंग आया कहां से? हम इतना ही कह के दूर हट जाते हैं विद्यार्थियों कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, फलाने ढिकने सबने लहू बहा दिया। अगर ये केसरिया रंग बनता है तो आप अपना खून इस मिट्टी में मिलाइए, आप अपना खून इस मिट्टी में मिलाइए। इस मिट्टी के अंदर एसिड होते हैं और हमारे खून के अंदर क्षार होता है। मिलाइए, उसको रगड़िए, झंडे का रंग मिल जाएगा तुमको। उस झंडे का रंग उन शहीदों ने, उन वीरों ने जो बलिदान दिया तो उनका खून इस पृथ्वी में मिला। उसी कारण आज हमारी पृथ्वी का रंग भी केसरिया। आज हमारी मिट्टी का रंग केसरिया ही है जो हमें उत्पन्न करके अनाज देती है खाने के लिए। दूसरी चीज आती है हरा, बीच में आपका सफेद, जिसके ऊपर अशोक चक्र। देखो, कथा बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। ऑप्शन मेरे सामने रखा हमारे प्रोफेसर साहब ने कि अल्पकालिक, वरना इसका तो एक ही बात कही है, आप इसका स्टार्ट जरूर है, अंत नहीं। तो एक छोटी सी पंक्ति सुना करके और मैं तुमसे विदा लूंगा।
कि एक सीमा रेखा के ऊपर एक सैनिक खड़ा रहता है अपने देश की रक्षा करने के लिए। और देखो बच्चों, कहते हैं ना कि विदाई 3 बार होती है, 3 बार विदाई होती है विद्यार्थियों। और ये विदाई शब्द हमारे सैनिक से भी जुड़ा है तो हमारी बेटियों से भी जुड़ा है। जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिवस आएगा उस दिन हम बताएंगे, उस दिन गाकर के भी बताएंगे आपको कि बेटी की महिमा क्या होती है। तो एक धरती माता जिसके ऊपर एक सैनिक खड़ा है, वो भी एक माँ है, एक बेटी है, एक माँ, यानी एक बेटी के कई रूप होते हैं। तो सैनिक सीमा रेखा पे खड़ा रहता है और उस माँ की रक्षा करता है। और बच्चों, जब एक सैनिक विदा लेकर के अपनी माँ से जाता है घर से, तो माँ उसको ये कहती है कि बेटा लौट के आना। लेकिन उस माँ को ये भी पता है कि ये जिस जगह जा रहा है वहां से लौट के आने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और उस सैनिक को भी पता है कि जिस जगह मैं जा रहा हूं वहां से लौटना मेरा नामुमकिन है। लेकिन ऐसे सैनिक जब उस देश की सीमा रेखा के ऊपर खड़े रहते हैं तो दुश्मन से लड़ते लड़ते सीने पे गोलियां खाके इस माँ की रक्षा करके इस झंडे के रंगों के अंदर एक निखार लाते हैं। तो इसी प्रकार से एक सैनिक अपने देश के लिए न्यौछावर होता है तो एक कहता है उसको कि घर जाकर मत कहना रे साथी, घर जाकर मत कहना रे साथी, संकेतों में समझा देना, फिर भी ना समझे तुरे साथी, खुद जाकर बतला देना। यानी मरते मरते एक सैनिक अपने साथी से कहता है कि मेरी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को, वो सबकी कलाई पकड़ता है। एक सैनिक सबकी पकड़ता है, माँ को रास्ता दिखाने के लिए, बेटी की रक्षा करने के लिए और अपनी पत्नी के सुहाग की, अपनी आप की रक्षा करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। और अंत में जब उसका काम नहीं चलता तो मैं भी अब स्टेज छोड़ता हूं तो एक गीत गाता है। तो एक छोटा सा एक गीत गाता है, लेकिन मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन लाइन ही सुनाता हूं तुमको। स्टार्टिंग आती है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और जब वो शहीद होते होते अपने साथियों से, अपने बटालियन से कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद। कानून के बहुत अच्छे होते हैं और सैनिकों के प्रति आप जितने भी बोलोगे उतने ही शब्द कम है। हमारे देश की सेवा करने में प्रथम योगदान सैनिकों का ही है। और कभी आपने देखा होगा फौजी आदमी रिटायर आते हैं तो भी वो कभी भी घर नहीं बैठते हैं, वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है, वो कभी आराम से नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार से एक फौजी आदमी थे, वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद वो बहुत ज्यादा काम करते थे। तो उसकी पत्नी उनको बोली कि आप इतना काम करते हो तो कम से कम, अपनी जमीन तो है नहीं, जमीन हो तो आपको मैं उसमें लगा दूं। बोले कोई बात नहीं, जमीन नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था कर देंगे, आप तो मेरे को बताओ, सिर्फ काम ही करना है मेरे को। तो जमीन की व्यवस्था बोले मैं आप ही कर लूंगा। बोले अपने शमशान घाट तो होंगे, उनमें तो अपनी जमीन का हिस्सा तो होगा ही। बोले वो तो सबका ही है। बोले नहीं, मैं जाता हूँ। वहां शमशान घाट में चले गए और उसको बाण लग गए। सैनिक जो था तो पहले वो भूत प्रेत जो निकल के बोले कि इतना बड़ा आदमी कौन है, ये किसकी हिम्मत हो सकती है, आज तक तो कोई आया नहीं। बोले ये कौन आ गया? बोले मैं फौज से रिटायर आया हूँ, पहले तो मैं फौज में था, तब यहाँ कौन आता? बोले कम से कम हमारे को तो बस था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तेरी हिम्मत पड़ गई। बोले हाँ मेरी हिम्मत है, मैं इसको भाऊंगा। बोले ठीक है, तेरे को हम जितना भी 20, 30, 40, 50 मन जितना भी तेरे को गेहूं बाजरा जो चाहिए वो तेरे घर पहुंचा देंगे। बोले ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो घर पर आ गया तो
उनका जो घर पे आते पत्नी को कहते कोई दिक्कत नहीं है, 50 मन अपने जो है बाजरा गेहूं सब कुछ आएगा। बोले मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद में उनका सरदार आया, बोले ये किसने कर दिया? बोले जी एक फौजी आदमी था। बोले उसका इतना साहस? बोले हाँ जी। और तुमने क्या कहा? बोले हमने तो ये कह दिया कि 50 मन जो भी है हम तेरे घर पहुंचा देंगे। बोले ऐसे कैसे कह दिया मेरे वीर अनुमति? बोले जी आप जाओ। बोले मैं जाता हूँ उसके घर। तो उनके फौजी के घर गए वो, तो वहां पहले वो होते थे जैसे बिलाव, ये ऐसे मोखी छोड़ते थे। तो एक बिलाव था, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। पत्नी ने उसको कहा ये बिलाव जो है बहुत ज्यादा परेशान करता है। बोले इसकी क्या हिम्मत है? बोले यहाँ लकड़ी लेके मैं खड़ा होता हूँ, उधर क्यों खड़ा हूँ? तो उधर से उनका जो सरदार था वो उधर से जैसे ही उसने मुंह दिया और उसने उस लकड़ी की, बोले क्या है? अरे बोले मैं तो पूछूंगा सरदार हूँ, इसलिए आया हूँ कि तेरे को 50 मन जो गेहूं चाहिए वो पीस के देने हैं या पीस पीस के लेके आने हैं। चला गया तो वहां जो लोग थे वो बैठे थे वहां स्वागत करने में कि भाई सरदार आएगा, उनको मना करके आएगा। तो वहां उसकी हालात बुरी देखकर बोले भाई मेरे तो वहां उसने ये कर दिया, हालात खराब कर दी। बोले मैंने तो ये और कह दिया, उनको बोले पीस के ही हम पहुंचा देंगे, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से फौजी व्यक्ति जो है, सैनिक जो व्यक्ति होते हैं वो नियम के बड़े स्टिक होते हैं, काम के प्रति समर्पित होते हैं। किसी प्रकार से आपने सुना होगा कि वो पाकिस्तान हो, कोई भी किसी भी देश की सेना हो, अगर आक्रमण होता है तो सैनिक कभी पीछे नहीं हटता है। तो इसलिए हमारा भी अधिकार बनता है कि सैनिकों के प्रति हमारा सम्मान हो, चाहे वो हमारा मन तन धन कैसे भी हो, उनके प्रति हम सम्मान करेंगे तो हम निश्चित हमारा देश और हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सैनिक एक भगवान का रूप है, आप कभी भी मान लेना, सैनिक को हम माने तो एक भगवान का रूप मानना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे ही तो हम सब कुछ हैं। आज हम सुख शांति से बैठे हैं तो वो भी केवल सैनिकों की वजह से बैठे हैं। कहीं पर भी मूर्ति सैनिकों की लगी हो, आप देख लेना, आप कोई भी एग्जाम परीक्षा में आप उसके आगे दो खा के जाना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से, क्योंकि वो भगवान का अवतार है। तभी तो उसको मौका मिला देश की सेवा करने का। हर कोई व्यक्ति थोड़ी मरता है, उसको भगवान का अवतार, पहले भी तो अवतार लेते थे लोग, और अवतार लेकर इस प्रकार से कल्याण करते थे। तो आज के जमाने में फौजी लोग, सैनिक लोग हमारे अवतार हैं, जो हमारे जीवन का, हमारे देश का कल्याण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके आगे मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। वंदनीय मां शारदे, प्रबुद्ध जन साथीगण एवं प्रिय विद्यार्थी, आज का दिन हमारे देश के योगदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 7 दिसंबर 1949 को यह दिवस झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन सन 1993 में इसमें कुछ संशोधन किया गया और इसमें सशस्त्र सेना शब्द और जोड़ दिए गए, जिस कारण से अब यह पूरा जो दिवस है वह सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उपलक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक तीनों सेनाएं, जिनके राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उनके ही संचालन के माध्यम से तीनों सेनाएं कार्य करती हैं। और जब देश आजाद हुआ और उस देश के आजादी के बाद से देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए विभिन्न सेनाओं को नियुक्त किया गया, तो सीमा रेखाओं पर विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ इत्यादि होती रहती हैं, जिनमें विभिन्न जवान शहीद हो जाते हैं। और जवान के शहीद होने के उपरांत
उस जवान के घर का संपूर्ण संचालन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि जिस परिवार में कमाने वाला युवक ही चला जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार में उसके माता पिता तथा उसकी संतान व पत्नी इत्यादि के जीवन यापन के लिए 1993 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में एक झंडा दिवस की टिकट का संचालन किया गया और देश के सभी लोगों से आह्वान किया गया कि जिस भी व्यक्ति की जितनी भी श्रद्धा हो, उस श्रद्धा के अनुसार कुछ कोष एकत्रित किया जाए और उस कोष का उपयोग शहीद होने वाले परिवारों को, विकलांग विद्यार्थियों को तथा शहीद होने वाले व्यक्ति के संतानों के अध्ययन हेतु उसको उपयोग में किया जाएगा। यह पूरा ही मंथ दिसंबर महीना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और सभी स्टेट में राज्य सरकारों के द्वारा कलेक्टर के कार्य अनुपालना के माध्यम से सभी लोगों को ये टिकटें वितरित की जाती हैं दिसंबर महीने में और उन टिकटों से जो भी धन एकत्रित होता है उसको भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जो भी व्यक्ति विशेष इसमें योगदान देता है उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में डाटा एकत्रित किए जाते हैं और वो डाटा भविष्य में अपने देश के लिए समर्पित होने वाले लोगों के नामों के रूप में जोड़े जाते हैं। अब नाम जुड़ना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नाम जुड़ने से संबंधित मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बार एक मकान में आग लग जाती है और मकान का सारा सामान धूम धूम करके जलने लगता है। तब विभिन्न जीव जंतु इस घटना को देख रहे होते हैं। उसमें एक चिड़िया उस घटना को देखकर बहुत ही उद्वेलित होती है, दुखी होती है और उसने तुरंत प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अपनी चोंच में पानी भर भर कर और उस जलते हुए मकान के ऊपर आग बुझाने के प्रयास में डालने लग गई। ये घटना देखकर अन्य सभी जो भी बंदर, कबूतर इत्यादि जो पक्षी थे वो हंसने लगे और कहने लगे, देखो ये आग बुझाएगी। तब उस चिड़िया ने कहा कि भले ही मेरे से आग ना बुझे, लेकिन जब जब भी इस आग का जिक्र होगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में और आपका नाम हंसने वालों में आएगा। इसलिए विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि हमने ये जो आगे से कलेक्टर के द्वारा प्रदान की गई टिकटें हैं, ये टिकट का प्रभारी मैं शर्मा जी सर को देता हूं और इसकी निम्नतम सीमा 10 रुपए प्रति टिकट रखी गई है। अधिकतम आप जितना भी देना चाहें वो आपकी मर्जी है। आप अपना नाम नोट करवाएंगे, ये टिकट लेंगे और आपके इस साइड में यहाँ आपके ये टिकट चस्पा होनी चाहिए और टिकट आपको 7 दिन तक आवश्यक रूप से हमारे इस परिवेश के अंदर रखनी ही होगी। यदि किसी भी कैंडिडेट के पास टिकट नहीं होगी तो उसे दोबारा से टिकट लेना होगा और 7 दिन तक निश्चित रूप से इस कार्य को अंजाम हमें देना होगा। आज तो लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कल गेट पे उसी कैंडिडेट की एंट्री होगी जिस कैंडिडेट के पास यह टिकट होगा। 10 रुपये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और उस 10 रुपये से आपका योगदान उन शहीदों के परिवारों को
उनके परिवारों के बच्चों को और विकलांग बच्चों में आप लोगों का उसमें बहुत ही योगदान, आपको आगे कलेक्टर महोदय को नाम प्रस्तुत कर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो सभी को रेडी करनी अनिवार्य है और 10 रुपए तो आप 50 रुपए तो आप खर्चा वैसे भी कर देते हो। ये तो नॉर्मल बात है।